हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए एग्जामिनेशन पर बेस्ड वीडियो पिछले कुछ समय से लेकर के आ रहे हैं और इसी बात को ध्यान रख करके आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, कोर्स कोड BP402T, जो कि हमारे बी फॉर्म 4 सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। और AKTU यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रीवियस 5 ईयर्स में यानी 2018-19, 19-20, 21-22, 22-23 और 23-24 सेशंस में पूछे गए जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर लेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें यह पता चले कि किस तरीके के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी तरीके के प्रश्न पर बेस्ड कुछ और प्रश्न बन सकते हैं तो उनको भी हम सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि कौन से प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं और अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका आंसर हमको किस प्रकार से करना है ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ये वीडियो हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के जो बच्चे हैं 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर के बी फॉर्म के, उनके फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस में तो उनको मदद कर ही रहा है। साथ ही साथ जो उनके अदर एग्जामिनेशंस की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, जीपैट वगैरह की आगे तैयारी करना चाहते हो तो उसमें भी आपको ये वीडियो काफी मदद करेगा। तो मैं हूं डॉक्टर भजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2018-19 का पेपर, जहां पर इस जो सिलेबस है आपका ये वाला, इसका पेपर शुरू हुआ था सबसे पहली बार। और इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिफाइन पार्टीशन कॉफिशिएंट एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। जैसा कि हम जानते हैं पार्टीशन कॉफिशिएंट जो है वो किसी भी ड्रग या किसी कंपाउंड का कंसंट्रेशन है जब वो की दो फेजेस में उसको डाला जा रहा है। सिंपल शब्दों में कहें कि अगर हम ऑयल एंड वाटर फेज ले लें और उसमें हम कंसंट्रेशन चेक करना चाहते हैं कंपाउंड का, और जब वो एक इक्विलिब्रियम पे है तब इसी को जो रेशियो निकलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन कॉफिशिएंट। ये जो है बेसिकली ड्रग की लाइपोफिलिसिटी या हाइड्रोफोबिसिटी को बताने के काम में आता है और इसे हम लोग लॉगरिथम ऑफ लॉग पी के फॉर्म में इसे हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं या बताते हैं। हायर लॉग पी वैल्यू अगर किसी कंपाउंड या किसी ड्रग की आ रही है तो इससे पता चलता है कि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है वो ज्यादा है, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर उसका लॉग पी वैल्यू कम आ रहा है तो इसका मतलब वो हाइड्रोफोबिक ड्रग बन जाती है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें, अगर हम अपने जो ड्रग की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें या ड्रग डिजाइन में हम लोग क्यों इसको पढ़ते हैं, तो ये हमें लाइपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग तो बताता ही है, साथ ही साथ हाइड्रोफिलिसिटी भी बताता है, दोनों बात हो गई। इसके साथ ही एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से आपके ड्रग का होने वाला है बॉडी के अंदर, उसकी भी आइडिया आपको लगती है। QSR यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ने में आपको मदद करता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्टर के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और जो ड्रग की डिजाइन आप कर रहे हो उसकी बायोबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हम लोग पार्टीशन कॉफिशिएंट और इसकी जो वैल्यू आती है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रोल ऑफ आयनाइजेशन टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। आयनाइजेशन हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड या ड्रग जो है अपने आयन फॉर्म में किस प्रकार से टूट रही है। तो जो अनआयनाइज्ड ड्रग होती हैं वो लिपिड सॉल्युबिलिटी उनकी सही होती है ताकि वो जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनको क्रॉस कर सके और रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड कर सके। तो इस दोनों चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको इफेक्ट करने का काम आयनाइजेशन ही करता है। तो जो आयनाइजेशन स्टेट है किसी भी ड्रग की, वो जो बायोलॉजिकल एक्शन है उस ड्रग का उसको सिग्निफिकेंटली जो है इफेक्ट करता है। और एक खास बात और है कि जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी है हमारी ड्रग की, या जो टारगेट रिसेप्टर्स है उन पे जो इंटरेक्शन होने वाला है, उस पे जो बाइंड होने वाला है, इन दोनों चीजों को आयनाइजेशन स्टेट जो है वो इफेक्ट करता है। आयनाइजेशन जो है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट कर रहा है क्योंकि जो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स होती हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर सकती हैं। आयनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल ज्यादा होती हैं लेकिन उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है किसी ड्रग का, वो पीके वैल्यू जो निकलती है ड्रग की, और जो पीएच इन्वायरमेंट है आपके शरीर का जिस टारगेट ऑर्गन है वहां पर, उन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। ये जो आयनाइजेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन, रिसेप्टर बाइंडिंग, एक्सक्रीशन, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग को आयनाइजेशन के द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन शॉर्ट बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें जो सबसे बेसिक आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो होता है एसिटाइल कोलिन, और जो एसिटाइल कोलिन है उसकी जो बायोसिंथेसिस होती है वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलती है। अब ये जो इसकी सिंथेसिस बहुत ही सिंपल सी सिंथेसिस है, एक स्टेप की सिंथेसिस है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जिसे CH80 के नाम से हम लोग जानते हैं। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद जो ACH बनता है वो वेसिकल्स में जाकर के स्टोर होता है, और जब भी नर्व का स्टिमुलेशन होता है
उसके बाद वो रिलीज होता है जब भी उसकी जरूरत पड़ती है। और इसके बाद जाकर के दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें हम मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं, वहां पे जाकर बाइंड करता है। ये जो एक स्टेप की रिएक्शन है वो भी आगे देख लेते हैं। कोलिन होता है, कोलिन की रिएक्शन एस्टाइल कोलिन के प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पर जो हमने कहा एंजाइम यूज हो रहा है वो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज CH80, और इनकी प्रेजेंस में ये दोनों जुड़ते हैं और हमारा थायो एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ से बाहर निकलता है और आपको एसिटाइल कोलिन जो है वो प्राप्त हो जाती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका बायोसिंथेसिस एक स्टेप का होता है। नेक्स्ट इज राइट केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोटोइन एंड इथोइन। ये दोनों ही एक दूसरे से स्ट्रक्चरली काफी ज्यादा मिलते जुलते ड्रग्स हैं और हाइडेंटोइन के डेरिवेटिव्स हैं। तो सबसे पहले हम एक का स्ट्रक्चर, और हम भी जब भी स्ट्रक्चर की बात होगी याद रखिएगा, जहां पर भी स्ट्रक्चर आता है आपका ड्रग का, तो हम लोगों ने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा थे तब भी हम लोगों ने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चर को IUPAC नॉमेनक्लेचर से बिल्कुल जोड़ के रखिएगा, तो स्ट्रक्चर आपको याद करने में, याद रखने में आसानी हो जाती है। तो ये जो फिनेटोइन का स्ट्रक्चर आपके सामने हम रख रहे हैं, ये हाइडेंटोइन के डेरिवेटिव्स होते हैं। और हाइडेंटोइन क्या है, इमिडाजोलिन रिंग होती है खास करके, और इस इमिडाजोलिन रिंग में जो है वो आपको दूसरे और चौथे पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलता है। अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको 1, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, इट इज 1 2 3 4 एंड ये वाला ये 4 हो गया, और ये हमारा क्या है 5 पोजीशन। इस 5 पोजीशन पे आपको तो दो क्या दिखाई दे रही है, फिनाइल रिंग दिख रही है, इसीलिए इसे बोलेंगे 5,5 डाई फिनाइल, यहाँ पे नाम में आपको देखने को मिल रहा है। और ये इमिडाजोलिन रिंग क्या होती है, जहां पर एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम है जिसमें 2 हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाई ऑक्सो ग्रुप देखने को मिल रहा है। सेम इसी तरीके से मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपको जो है इथेटोइन का भी देखने को मिलेगा, बस अंतर क्या होगा, ये जो तीसरे नंबर का नाइट्रोजन है इसके हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करके इथाइल ग्रुप लगा देंगे, और पांचवें नंबर पर 2 फिनाइल की जगह पर सिंपल एक फिनाइल रिंग जो है वहां पर डाल देंगे। जैसे ही आप ये करिएगा आपको जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो क्या होगा, इथोइन का होगा। तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार से एक क्लास की ड्रग्स जो हम लोगों ने आपको सार के वीडियोस दिए थे, हमने आपको क्लासिफिकेशन के जो वीडियोस दिए हुए हैं, पहले हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स पढ़ाए आपको, वहां पे आप देखिएगा मैं एक जनरल स्ट्रक्चर आपको देता हूं और उसके बाद उसी स्ट्रक्चर में कहां पर कौन सा आर हम चेंज कर रहे हैं या कौन सा ग्रुप हम चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो रहे हैं। तो वैसे अगर आप याद रखिएगा तो आपको काफी सारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर याद रहेंगे और एग्जाम में स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पूछा जाता है। राइट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड। कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एक ऐसी ड्रग है जो कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में यूज की जाती है, यानी कि जब हम इसको एनेस्थेटिक के तरीके से यूज करते हैं तो ये आसपास के जो इन्वायरमेंट है पेशेंट का उसको काट देता है, हेलुसिनेशंस वगैरह कॉज करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट ड्रग ये हो जाती है। ये जो ड्रग है वो साइक्लोहेक्सोनोन डेराइव्ड जनरल एनेस्थेटिक है और NMDA रिसेप्टर्स पे जाके काम करती है, जिसे N मिथाइल डी एस्पारेट एंटागोनिस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ये एनाल्जेसिक और हेलुसिनेजिक प्रॉपर्टी शो करती है, इसीलिए इसे हम लोग एनेस्थीसिया, डिप्रेशन और पेन मैनेजमेंट इत्यादि केसेस में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपको एक 2-क्लोरोफिनाइल यानी कि 2-क्लोरोफिनाइल रिंग सिस्टम जो है वो एक साइक्लोहेक्सेनोन यानी कीटोन है साइक्लोहेक्सेन का, उस पे यानी कि यहां से नंबरिंग करेंगे इट इज 1 2 3 और यहां पर जब आप कर रहे देख रहे हो कि ऑक्सो ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर यहां पे लगा है, इसीलिए इसे हम लोग साइक्लोहेक्सेनोन बोल रहे हैं। अब यहां पे जो दूसरे नंबर का ये कार्बन है ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन होने की वजह से ये दो तरीके के फॉर्म्स में यानी कि R कन्फिग्रेशन और S कन्फिग्रेशन में मिल सकता है, लेकिन जो हमारी ड्रग है कीटामीन वो 50-50% यानी एक रेसमिक मिक्सचर है इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स का। और इस दूसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर आपको एक मिथाइल अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है और एक जो है वो क्लोरोफिनाइल ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। इन दोनों को दूसरे नंबर के कार्बन के साइक्लोहेक्सोनोन के कार्बन पे हम लोग जोड़ के रखते हैं और दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, जैसे ओपियाइड्स के जो ड्रग्स हैं, उनकी आदत इत्यादि आपको पड़ जाती है और ओपियम रिसेप्टर्स पे जाकर वो काम करते हैं, जबकि नॉन जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं इनके रिसेप्टर्स भी अलग होते हैं और वो आदत वगैरह उनकी नहीं पड़ती। तो अगर हम लोग इनमें एक सिंपल सा इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो डिफरेंसेस का, तो कुछ फीचर्स ले लेते हैं और उन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जब से सबसे पहला फीचर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का है कि किस प्रकार से काम करती है। तो जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती हैं जिन्हें हम ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के नाम से भी जानते हैं, ये ओपियाइड रिसेप्टर्स पे काम करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और पेरिफेरली भी काम करती हैं
जो एंडोजिनस ओपियाइड्स हैं उनको मिमिक करके। जबकि नॉन नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक्स होती हैं ये जनरली प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं सेंट्रल मैकेनिज्म के द्वारा, जैसे कि पैरासीटामोल। पेन रिलीफ की बात करें तो जो हमारे नार्कोटिक्स होते हैं ये बहुत ही बढ़िया पेन रिलीफ प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर किस तरीके की भी चोट लगी हो और बहुत दर्द है तो अगर ये ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के इंजेक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं तो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इसीलिए जो सीवियर एक्यूट और क्रॉनिक पेन्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग का प्रयोग हम लोग करते हैं, इन ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। जबकि जो हमारी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिलीफ देती हैं, अच्छा देती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार है, बहुत बढ़िया ये भी काम करती हैं, लेकिन ये पेन रिलीविंग में जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिक्शन और डिपेंडेंसी की। तो हम सभी जानते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो होते हैं उनकी आदत पड़ जाती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है, विड्रॉल सिम्टम्स भी दिखते हैं, इसलिए ये बड़े ही सोच समझ के इन ड्रग्स को दिया जाता है। जबकि जो हमारी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती हैं इनका जो है पोटेंशियली जो डिपेंडेंसी है या एडिक्शन है बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट की बात करें तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में कोई भी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलती, यानी ये बुखार कम करने के काम में नहीं आती। जबकि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में ऐसा हो सकता है, जैसे कि एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स वो शो करते हैं, जैसे कि एनएसईआरएस हैं, पैरासीटामॉल हैं, ईटीसी एग्जांपल में आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी जो है जनरली नहीं देखने को मिलता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में, जबकि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में हमें ये देखने को मिलता है कि वो पेन तो कम कर रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी शो करता है, यानी इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। एग्जांपल्स की बात करें तो नार्कोटिक्स में हमें मॉर्फिन है, कोडीन है, फेंटाइल, ऑक्सीकोडोन है, हाइड्रोकोडोन है, ये सब ड्रग्स हैं। जबकि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में हम लोगों के पास है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, नार्कोक्सिलिन, क्या नाम है, जो भी आप खाते हैं, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, ये सब इसके अंतर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर बेंजोडाइजापीन एंड बार्बिचुरेट्स। तो यहाँ पे फिर से हम एक डिफरेंस ले लेते हैं दोनों में। ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं बेसिकली गाबा रिसेप्टर्स के या गाबा जो साइट्स हैं वहां पर जाकर के काम करती हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और खास करके जो इनकी सेफ्टी को लेकर के है कि कौन ज़्यादा सेफ है इन दोनों के, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं और डिपेंडेंसी वगैरह की आदत लगने की भी बात पर डिफरेंस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पे भी डिफरेंस है, वो आगे एक क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो हमारा बेंजोडाइजापीन्स होती हैं ये स्पेसिफिकली जो एलोस्टेरिक साइट्स हैं, यानी जो मेन साइट है उसके अलावा जो साइट्स होती हैं उनको हम लोग एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स पर वहाँ पे जाकर के बाइंड करती हैं। और जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जितनी देर खुल रहा है बंद हो रहा है, कितनी बार खुल रहा है बंद हो रहा है, जो हमारा क्लोराइड चैनल है गाबा के रिस्पॉन्स में, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने का काम करती हैं। जबकि बार्बिचुरेट्स जो होती है ये डिफरेंट साइट्स गाबा ए पर ये भी जाकर जुड़ती है, लेकिन ये डिफरेंट साइट्स पर जाकर जुड़ती हैं और ये एक बार जब ये क्लोराइड चैनल ओपन हो रहा है उसके ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग को ये बढ़ाते हैं। तो ये एक अंतर है इन दोनों में। ठीक है, दूसरा जो सेफ्टी प्रोफाइल की बात करें तो जो हमारी बेंजोडाइजापीन्स होती हैं अगर ओवरडोज में भी ले ली जाए तो ये सेफर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीलिंग इफेक्ट शो करते हैं। सीलिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है? सीलिंग इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप कोई ड्रग दिए और वो मैक्सिमम इफेक्ट अपना शो कर रही है और उसके बाद अगर आप कोई भी डोज बढ़ा रहे हो तो उससे उसके इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम या ज्यादा नहीं होता, इसी को हम लोग सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सीनस डिप्रेशन तो कॉज करती है, लेकिन गलती से अगर ओवरडोज हो जाए तो बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कभी कभार, हमेशा नहीं। और जबकि हमारी बार्बिचुरेट्स होती हैं ये लेस सेफ होती हैं ओवरडोज में, यानी इनकी डोज बहुत ध्यानपूर्वक लेनी चाहिए क्योंकि स्मॉल डोजेज में भी ये काफी अच्छा इफेक्ट शो करते हैं और अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीज होता है डोज में तो ये सिग्निफिकेंटली जो सीएनएस है उसका डिप्रेशन करती है, ज्यादा डिप्रेशन हो सकता है, डेथ तक भी हो सकती है या ज्यादा सीरियस कंडीशंस हो सकती हैं। थेरापेटिक इंडेक्स की बात करें तो इसका हाई थेरापेटिक इंडेक्स होता है, इसीलिए सेफ्टी जो है इनमें ज्यादा देखने को मिलती है बेंजोडाइजापीन में। जबकि बार्बिचुरेट्स में जो होती है लो थेरापेटिक इंडेक्स है, इसीलिए इसकी नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्राइमरी यूजेस की बात करें बेंजोडाइजापीन की तो ये हमारे लिए एंटी एंजाइटी एजेंट के लिए यूज करते हैं, यानी कोई व्यक्ति एंजाइटी में है उसको कम करने के लिए, घबराहट वगैरह उसको इसको कम करने के लिए हिप्नोटिक के तरीके यूज करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट या फिर एमनेटिक, जो कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है वो आसपास की चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा है या उसमें क्या नाम है कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, सोचने समझने की, थिंकिंग करने की उसकी पावर जा रही है, तो उसको भी हम लोग ठीक करने के लिए ऑपरेशंस के बाद जैसे ब्रेन वगैरह में कोई ऑपरेशन हुआ है तो इस ड्रग का प्रयोग हम लोग करते हैं। जबकि बार्बिचुरेट जो है वो सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट और एनास्थेटिक के तरीके से यूज जनरली किए जाते हैं। एडिक्शन की बात करें तो बेंजोडाइजापीन में डिपेंडेंसी जो होती है
वो देखने को मिलती है अगर लंबे समय तक इसको आप यूज कर रहे हो। जबकि जो बार्बिचुरेट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इनमें फिजिकल डिफिशियंसी का हाई पोटेंशियल होता है, यानी कि थोड़े समय पर यूज करने पर भी इनकी आदत लग सकती है। एग्जाम्पल्स में ले लें तो डाइजापाम है, एल्प्राजोलैम है, लोराजिपाम है, क्लोनाजिपाम है, ये सभी ड्रग्स जो हैं वो बेंजोडाइजापीन के डेरिवेटिव्स हैं या इसके एग्जाम्पल्स है सॉरी। और बार्बिचुरेट्स जो हैं वो फिनोबार्बिटोल, हमारा थियोपेंटल, पेंटोबार्बिटल, सेक्रोबार्बिटल, ये सब एग्जांपल्स हैं बार्बिचुरेट्स के। ये बार्बिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट इज राइट द सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड की जो सिंथेसिस होती है वो थोड़ी सी लंबी सिंथेसिस है, बट बड़े ही आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका वीडियो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, जहां पे हमने दिखाया था आपको कि इथाइल मिथाइल कीटोन की रिएक्शन इथाइल साइनो एसीटेट के साथ आप करते हैं तो ये एक नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जहां पर वाटर का मॉलिक्यूल इस पोजीशन से यहाँ के C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन ये निकलता है, और अब वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से दोनों ही आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। इसके जुड़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और HCN के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है, जहां पर इन दोनों जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ पे दोनों जगह पे आपको हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होने के साथ यहाँ पर CN ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। तो HCN जो है वो जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा इस कार्बन पे और CN इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन की वाटर की प्रेजेंस में, और आपको इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो दिया हुआ था, इसी वीडियो के साथ जोड़ कर दिया हुआ था, जहां पर हमने आपसे बताया कि जब CN ग्रुप्स होते हैं तो हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ स्टेप्स में करके। तो वही चीज यहाँ पे होगा और कार्बोक्सिलेशन होगा, ये CN ग्रुप्स दोनों CN ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हाई टेम्परेचर पे इसे गर्म करिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ से COH ग्रुप जो है यहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकलेगा, और CO2 के बाहर निकलने के बाद ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे CH2 ग्रुप हो जाएगा। देन फिर हम अमोनिया के 2 मोल्स के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। अमोनिया का एक हाइड्रोजन इस OH ग्रुप को दीजिएगा तो वाटर निकलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, 2 मोल ऑफ वाटर निकलेंगे और दोनों जगहों पर अमोनिया जो है उसमें से अमीनो ग्रुप जो है वो एड ऑन हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम इसे गर्म करते हैं, जिससे 1 मोल अमोनिया यानी कि यहाँ से NH2 और यहाँ से H ये दोनों क्या होंगे, निकलेंगे। अमोनिया जो है बाहर निकल जाएगा और एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और इस साइक्लाइजेशन के होते ही आपको इथोसक्सीमाइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंपल सी सिंथेसिस है। कई बार कई सारी ड्रग्स की सिंथेसिस जो है एग्जाम में पूछ रहा है, तो सभी सिंथेसिस को एक बार अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा, और उसके सभी के वीडियोस हमने पहले ही बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द क्लोनाजिपिन। क्लोनाजिपिन जो है वो एक ड्रग है जो कि एटिपिकल सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, और ये जो रेसिस्टेंट साइजोफ्रेनिया होता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी ड्रग के प्रति और आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके प्रति सोचने समझने की क्षमता खो चुका है, ऐसी कंडीशंस में हम इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। और वो डिप्रेशन में है या सोच समझ नहीं पा रहा, चीज़ों में को रिलेट नहीं कर रहा, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक यूनिक एफिकेसी शो करती है क्योंकि ये ब्रॉड फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल शो करती है और टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं उनसे अलग होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये D2 डोपामिन जो रिसेप्टर्स हैं उनको और 5-HT2A सेरोटिन रिसेप्टर्स होती हैं उनको ब्लॉक करके अपना इफेक्ट शो करती है। D2 डोपामिन के लिए लो एफिनिटी होती है इसकी, जबकि 5-HT2A सेरोटिन रिसेप्टर्स के लिए हाई एफिनिटी हमें देखने को मिलती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि आप स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ रहा है, तो ये एक बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव है, जैसा कि आप अभी हमने थोड़ी देर पहले बेंजोडाइजापीन के बारे में देखा भी। तो बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आपको जो है वो डाइजापीन रिंग देखने को मिलती है। डाइजापीन रिंग जो होती है उसमें एक हमें डाई जो है नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम देखने को मिलता है, और ये फ्यूज रिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक 4-मिथाइल पिप्राजीन रिंग जो है सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिलेगा 11 नंबर पर, यानी 11वें नंबर पे। नंबरिंग इसकी यहाँ शुरू करते हैं हम लोग 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8, 8वें नंबर पे क्लोरो दिखेगा, 9 10 और 11वें नंबर पे आपको पिप्राजीन रिंग देखने को मिलेगी। तो ये बेंजोडाइजापीन का एक डेरिवेटिव होता है। इस तरीके से आप इसकी याद और इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। आईपीएससी नेम को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स विद एग्जांपल। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स का मतलब ये होता है कि ये बहुत जल्दी अपना एक्शन शो करते हैं और थोड़े समय के लिए शो करते हैं। कहने का मतलब कि ये बार्बिचुरेट्स या बार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि वेरी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि लेने के तुरंत बाद इनका एक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्शन देखने को मिलेगा वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है वो रैपिड एक्शन तुरंत शो कराती है, क्योंकि ये तुरंत जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको बताया था कि लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो
बैरियर्स को क्रॉस करना, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना आसान हो जाता है। तो इसकी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, तो जल्दी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो तेजी से देखने को मिलेगा और इफेक्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इसलिए है क्योंकि इसका रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ब्रेन में और जो अदर फैटी एसिड्स हैं उसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म बाय द लीवर जो है वो तेजी से हो जाता है और ज्यादा देर तक ये इफेक्ट नहीं कर पाती, मतलब अपना आएगी तुरंत जो है इफेक्ट शो करेगी, ज्यादा लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये नहीं देगी। इसीलिए इसे हम लोग एनेस्थीसिया देने के काम में लाते हैं। छोटे मोटे ऑपरेशन करने आपने इसको दे दिया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए जैसे दांत का ऑपरेशन करना है या छोटे मोटे किसी जगह पे ऑपरेशन करना है तो, या फिर जो सीजर्स आ रहे हैं, किसी को फेट्स आ रहे हैं तो उसको इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में थियोपेंटल है, मिथोएक्सिटल है, थायमेलाइल है, ये सब ड्रग्स जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स के अंतर्गत आती हैं, लो डोज में ही काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पेपर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेपर की तरफ जो है AKTU का 2019-20 का पेपर, जिसमें पहला प्रश्न आया था डिफाइन सॉल्युबिलिटी। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, बट ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग को किस प्रकार से इफेक्ट करता है या जो ड्रग की वायबिलिटी है उसको किस प्रकार से इफेक्ट करता है उस पर भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो जो ये सॉल्युबिलिटी होती है वो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, जो कि किसी भी एक सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में डिसॉल्व किए जाते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसे हम लोग ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट या मोलारिटी के रूप में जनरली बताते हैं। नॉर्मलिटी, मोलारिटी, इस तरीके से हम लोग इसको बताते हैं। नॉर्मलिटी के फॉर्म में भी बता सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये एक फंडामेंटल क्या नाम है प्रॉपर्टी है किसी ड्रग एक्शन की, बिकॉज ये डायरेक्ट करती है कि जो हमारा ड्रग है वो किस प्रकार से बॉडी फ्लूइड्स में जाकर के डिसॉल्व होगा, और इसीलिए ADME यानी कि जो उसका एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है या एक्सक्रीशन है, इसको भी अफेक्ट करने का काम करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग ये बन जाती है। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज रिंग इक्विवेलेंट बायोआइसोस्टेरिज्म। बायोआइसोस्टेरिज्म का मतलब ये होता है कि हम सिमिलर लुकिंग लाइक जो ग्रुप्स होते हैं उनसे ड्रग में उन ग्रुप्स को बदल देते हैं स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर में इस तरीके के बदलाव की वजह से कई बार हमें एक्टिविटी बढ़िया मिल जाती है, साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं या टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, या सिमिलर इफेक्ट्स भी प्राप्त होते हैं। तो जो रिंग इक्विवेलेंट बायोस्टेरिज्म नाम से पता चल रहा है कि जो हम एक रिंग सिस्टम जो है किसी ड्रग में, जैसे एरोमेटिक रिंग सिस्टम है या जो क्या नाम है उसकी एक्टिविटी है, उसको सेम उसी जैसे रिंग से बदल करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बेंजीन रिंग को हम लोग पैरिडीन के साथ अगर बदल दें तो कई बार हमें सेम इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही एरोमेटिक रिंग सिस्टम के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो ये रिंग सिस्टम को हम लोग बदलते हैं और इसको बदलने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो आती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो आती है वो इंप्रूव होती है, सेम प्रॉपर्टी रहती है। और ये जो मॉडिफिकेशन होता है प्रॉपर्टीज में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिसिटी, रिसेप्टर बाइंडिंग, ये सब जो चीजें हैं वो उसमें तो आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो उसकी बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही, अच्छी हो रही है या बराबर मिल रही है। तो ऐसे जो हम बदलाव करते हैं स्ट्रक्चर में, उसे हम लोग अगर रिंग के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो उसी को हम लोग रिंग इक्विवेलेंट बायोआइसोस्टेरिज्म के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो है वो एक सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट के तरीके से यूज किया जाता है। एडर्जिक रिसेप्टर्स पे जिस तरीके से काम इसको करना है वो जाकर के बिल्कुल सेम एक्शन जो है वो शो करता है, और ये जो है ये ब्रेन में मेटाबोलाइज होता है अल्फा मिथाइल नॉरएफ्रिडीन के रूप में। तो ये नॉरएफ्रिडीन जैसे एक्शन जो है वो शो करेगा और स्टिमुलेट करता है प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स को। इस स्टिमुलेशन की वजह से जो साइनेप्टिक आउटफ्लो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसमें रिडक्शन होता है और डिक्रीज होता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंट, हार्ट रेट, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो आपका लोअर हो जाता है। तो इसीलिए इस ड्रग का प्रयोग जो है वो हम लोग हाइपरटेंशन के केस में करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राइट द सिंथेटिक रूट ऑफ फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है और कोलिनर्जिक सिस्टम में, और इस ड्रग का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए हमें फिनॉल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोग फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। अब हम सभी को मालूम है कि जो फिनॉल में जो और भी कार्बन उन सभी के पास एक हाइड्रोजन है, जैसे इस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल क्लोराइड ग्रुप जो है। अब यहाँ से क्लोरो ग्रुप जो है वो इस क्या नाम है H को लेकर के HCl यहाँ से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और आपको मेटा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटाइल क्लोराइड जो है वो प्राप्त होगा। अब मिथाइल क्लोराइड जो हमारा क्या नाम है अमीनो ग्रुप है, अमीनो मिथेन, अब इसको ले लेंगे और यहाँ से, और इसकी जो रिएक्शन है वो फिर हम यहाँ पर कराएंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से आपका Cl, फिर से क्या निकलेगा HCl यहाँ से बाहर निकलेगा और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और NH
CH3 ग्रुप जो है वो इस CH2 पर जाकर के ऐड हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे ही हम लोग रिडक्शन करेंगे, यानी हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड या फिर जो है आइसोप्रोपेनॉल के प्रेजेंस में। ये एक जो रिएक्शन है वो आपने अभी एक ओपेनहेमर ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, उसी का जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है जिसे हम लोग मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन के नाम से जानते हैं, और जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर और इस ऑक्सीजन के ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड ऑन होगा और आपको आपकी ड्रग जो है वो प्राप्त हो जाएगी। देखिए कार्बन पे भी हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन आ गई और आपको फिनाइलेफ्थिन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस ड्रग की सिंपल सिंथेसिस है। कई बार आप देखोगे किताब पे आपको ये सिंथेसिस जो है वो यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी दी जा सकती है, बट आप पूरा सिंथेसिस लिखिएगा तो नंबर आपको पूरी तरीके से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स, जो कि कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स पे बाइंड होने वाले जो हमारे एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल उनका अपोजिट काम अगर कोई ड्रग करे तो उसी को हम लोग पैरासिम्पैथो एजेंट्स के लाइटिक एजेंट्स के रूप में जानते हैं। ये एंटीकोलिनर्जिक या मस्करिनिक एंटागोनिस्ट भी हम इन्हें बोलते हैं, और ये जो है जो एसिटाइलकोलिन है उसके इफेक्ट्स को ब्लॉक करने का काम करती है मस्करिन रिसेप्टर्स पे और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वहां पे। इसीलिए ये प्यूपिल डायलेशन करती है, यानी कि जो एसिटाइलकोलिन करिए उसका जस्ट अपोजिट एक्शन शो करेगा। माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा और हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एट्रोपिन सल्फेट है, हायोसाइमिन सल्फेट, स्कोपामीन हाइड्रोब्रोमाइड, हेमेटोट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड या फिर एपेट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सभी ड्रग्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स के रूप में या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्लासिफाई कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स जो हैं वो कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, और ये दो तरीके से बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो इफेक्ट्स है कोलिन एस्टरेज का उसको रिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट कर रहे हैं या इरिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट कर रहे हैं। तो इनको हम दो तरीके से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या रिवर्सिबिलिटी के बेस पर बांट सकते हैं। पहला है हमारा रिवर्सिबल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। ये जो है वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ये बाइंड करते हैं एंजाइम पर टेम्परली, जैसे कि इड्रोफोर्मियम। मीडियम एक्टिंग जो कि थोड़ा देर तक और थोड़ा समय के लिए बाइंड करेगा और जो उसके बाद भी रिवर्सिबल पीरियड में चला जाएगा, यानी कि रिवर्स फिर से उसके एक्शन को रिवर्स कर देगा, जैसे कि ड्रग्स हैं नियोस्टिग्मिन है, पैराइडोस्टिग्मिन है, डोनेफ्रिजल है, गैलेंटामाइन है, etc। अब इसके बाद जो है दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इरिवर्सिबल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं एंजाइम के साथ और लंबे समय तक इनहिबिशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, जैसे कि सेरिन और पैथोइन। बट इन ड्रग्स का प्रयोग जो है जनरली हम लोग थेरेपेटिक यूज के लिए कम करते हैं, बट इंसेक्ट्स में कोलिन एस्टरेज इनहिबिशन करने के लिए जो नर्व एजेंट्स हैं उनमें करने के लिए हम लोग इसका जनरली प्रयोग जो है वो करते हैं। ड्रग्स थेरापेटिक रूप में इसका प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के जो आइडियल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि कुछ बहुत ही सिंपल से आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहला हमारा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलना चाहिए, यानी कि तुरंत एक्शन, ये जल्द से जल्द क्विक एक्शन हमको प्राप्त करे। इसके अलावा जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सेडेटिव्स के लिए शॉर्ट होना चाहिए। अगर हिप्नोटिक्स हैं जो कि सुलाने, हिप्नोटिक और सेडेटिव में क्या अंतर है कि हिप्नोटिक देने के बाद नींद आती है, सेडेटिव देने के बाद केवल सेडेशन होता है, नींद जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो जो सेडेटिव्स होते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग होनी चाहिए, जबकि नींद देने वाले जो हिप्नोटिक्स हैं थोड़ा अच्छे से नींद आए, पेशेंट को आराम कर पाए, वो सो पाए, इसलिए दिया जाता है। और कोई हैंगओवर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब जगने के बाद उसको चक्कर आ रहे हैं, भूल गया, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। मिनिमल साइड इफेक्ट्स होना चाहिए, खास करके रिस्पायरेटरी डिप्रेशन जो है वो नहीं देखने को मिलना चाहिए। थेरेपेटिक इंडेक्स हाई होगा ताकि जो सेफ्टी मार्जिन जो है वो काफी अच्छा, ऐसा नहीं कि ये थेरेपेटिक इंडेक्स स्लो है इसका या छोटा है और गलती से थोड़ी ज्यादा डोज हो गई तो क्या हुआ कि पेशेंट जो है फिर कभी उठा ही नहीं, सोता ही रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका जो पोटेंशियल है टॉलरेंस के लिए वो लो होना चाहिए। डिपेंडेंसी और एडिक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ड्रग इंटरेक्शंस है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेडेटिव हिप्नोटिक्स की होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोनाजिपाम एंड राइट इट्स मोड ऑफ एक्शन। तो क्लोनाजिपाम जो है वो बेंजोडाइजापीन का ही डेरिवेटिव है, जैसा कि अभी हमने बेंजोडाइजापीन के बारे में थोड़ा पहले भी पढ़ रखा है। और इसका जो एक्शन होगा वो बेंजोडाइजापीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया था कि ये
गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जिसे हम लोग गाबा बोलते हैं उसके जैसे इफेक्ट्स को प्रेजेंटिंग करता है जितने भी बेंजोडाइजापीन है, और जो एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं गाबा ए रिसेप्टर पे वहां जाकर बाइंड करता है, जो फ्रीक्वेंसी है क्लोराइड चैनल ओपनिंग की उसको बढ़ाता है, बिल्कुल जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होता है वो हाइपरपोलराइजेशन न्यूरॉन मेम्ब्रेन पर कॉज करता है, जिसकी वजह से लेस एक्साइटेबिलिटी होती है, और जो इनिबिशन होता है न्यूरोनल जो एक्टिविटीज है उनका इनिबिशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एंटी एंजाइटिकल प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, एंटी कन्वल्सिव प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, सेडेटिव एक्शन आता है, जो मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट है, ये सभी कुछ आपको देखने को मिलता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेंजोडाइजापीन है, तो बेंजोडाइजापीन रिंग सिस्टम फिर आपको देखने को मिलेगा। 1,4 बेंजोडाइजापीन यानी पहले और चौथे पोजीशन पर हमको यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन जो रिंग देखने को मिलती है, नंबरिंग इसकी यहाँ से करते हैं। सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O या ऑक्सो ग्रुप आपको देखने को मिलता है, और जो 7th पोजीशन है यहाँ पर आपको नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप देखने को मिलता है। 5th पोजीशन पे आपको क्लोरोफिनाइल 2 क्लोरोफिनाइल रिंग सिस्टम जो है वो अटैच होकर मिलता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोनाजीपाम। तो याद रखिएगा, आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन के आंसर से आप कई सारा कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजापीन अगर आपको पता है तो इस क्लास की जो भी ड्रग्स हैं या बारबिचुरेट क्लास की जो भी ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखने से आप उन पर काफी सारे प्रश्न आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप वही चीज बार बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं। अभी और भी एग्जांपल आएंगे, अभी आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारा, राइट द सिंथेसिस रूट ऑफ हेलोथिन। हेलोथिन बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इसको बनाने के लिए हम लोग काफी तरीके के रिएक्शंस को कर सकते हैं, जैसे कि 3 आपको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस पे ऊपर जो वीडियो किया था वहां पे भी हमने ये तीनों आपको बताई थी कि 1,1 ट्राईफ्लोरो 2 ब्रोमो इथेन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ से HCl जो है वो क्या होता है, ये H जो है उसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, यहाँ से क्लोरीन जो है वो जाकर यहाँ पे डाल देना है, और जैसे आप डालोगे आपको हेलोथिन प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से सेम कर लिया जाए कि अगर 1,1 ट्राईफ्लोरो 2 क्लोरोइथेन, यहाँ पे 2 ब्रोमो लिया था, यहाँ 2 क्लोरोइथेन लेकर के क्लोरीन की जगह ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो सेम रिएक्शन होगी, बट हाई टेम्परेचर थोड़ा सा और चाहिए होगा, और उसके बाद फिर आपको हेलोथिन प्राप्त हो जाएगी। या फिर ट्राईक्लोरोइथाइन के साथ अगर हम लोग SbCl2 के प्रेजेंस में H2SO2F2 के साथ रिएक्शन करा लें तो भी ये 130 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बनाएगा, 1,1,1 ट्राईफ्लोरो 2 क्लोरोइथेन प्राप्त हुआ, ये यहाँ प्राप्त हो जाएगा जो आपको यहाँ पे मिल रहा था जो स्टार्टिंग मटेरियल है। इसके बाद फिर ब्रोमीन की रिएक्शन सेम रिएक्शन आगे बढ़ा दीजिएगा तो आपको हेलोथिन प्राप्त हो जाएगी। तो आपके पास क्या स्टार्टिंग मटेरियल है उसके बेस पर आप 3 तरीके से इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं, 1 या 2 जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इज राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स का मोड ऑफ एक्शन लिखना है, ये हम लोगों ने 2 बार पढ़ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में इसको हम डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग तरीके से पूछा है तो आप लिख लीजिए। अभी हमने कहा कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो बार्बिट्रेट्स होती हैं जैसे थियोनोपेंटल है या मिथोएक्सिटल है, ये गाबा रिसेप्टर्स पर जाकर के, गाबा ए रिसेप्टर पर जाकर के गाबा जैसे इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। हमने कहा था कि ये ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो इसीलिए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। अब गाबा ए रिसेप्टर्स पर बाइंड होने के बाद ये क्लोरीन चैनल की जो ओपनिंग है उसका जो टाइमिंग है उसको बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को ये नहीं बढ़ाते, वो जो है वो आपके जो क्या नाम है बेंजोडाइजापीन है वो बढ़ाती है, जबकि बार्बिट्रेट्स जो है बार्बिट्रिक एसिड वाली ये क्या करते हैं, ये ओपनिंग का जो ड्यूरेशन है उसको क्या है बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्लोराइड आएगा, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन होगा, सेम वही सब चीजें होने लगती हैं क्लोराइड के बढ़ने की वजह से, और जो डिप्रेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रैपिड जो एनेस्थीसिया आपको मिलेगी, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट मिलेगा, और ये अपना रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ब्रेन से होता है, जिसकी वजह से जल्दी ये आपका मेटाबोलाइज होकर के बाहर भी चली जाती है, तो थोड़े समय के लिए ही अपना इफेक्ट जो है वो दिखा पाते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स का, ये एक तरीके का रिपीटेड प्रश्न ही था, बट आंसर हमने यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं 2021-22 के पेपर की तरफ, और इसमें जो पहला प्रश्न था वो था डिफाइन मेटाबॉलिज्म। काफी इंपॉर्टेंट था और काफी सिंपल सा प्रश्न है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जब आपके शरीर में पहुंचने के बाद कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से कोई दो मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में हो रही हैं वो सब मेटाबॉलिज्म के अच्छे एग्जांपल्स के रूप में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके की प्रोसेस होती है, एक तो कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब जो आपका बड़ा मॉलिक्यूल है वो किसी छोटे मॉलिक्यूल में
टूटता है और एनर्जी वगैरह रिलीज होती है, जैसे कि डाइजेशन हो रहा होता है। ग्लूकोज जो है बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूट रहा है और टूट करके आपको पायरुविक एसिड या एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसे हम लोग कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत रखते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनका फॉर्मेशन हो रहा है सिंपल वन से, जैसे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के जुड़ने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपके बॉडी में बन रहा है, कोई एंजाइम बन रहा है, कोई प्रोटीन बन रही है जिसकी आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एनाबॉलिज्म के अंतर्गत रखते हैं और इन दोनों को मिला करके हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पॉइंट आउट द रोल ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। ये पहला क्वेश्चन था 2018-19 में, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ये प्रश्न यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा, डिफाइन द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। टोलाजोलिन एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसकी जो क्या नाम है सिंथेसिस है बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पे हम लोग 2-फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, ये हम अपने ही वीडियो के मैं आपको दे रहा हूँ, जो हम लोगों ने वीडियोस बनाए थे वहीं से हम फोटो खींच करके आपको यहाँ पे लगा दे रहे हैं। आप इन वीडियोस को जरूर जाके डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि सिंथेसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझा करके रखा है। तो यहाँ पे 2-फिनाइल एसीटोनाइट्राइल को, जिसे हम लोग बेंजल साइनाइड के रूप में भी जानते हैं, उसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं और इसके साथ जब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, आप भी जानते हो, पाई बॉन्ड टूटता है और एडिशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ से H जो है वो इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है और जो ये C2H5O है ये चला जाता है हमारा इस कार्बन के साथ और यहाँ पे जुड़ जाता है। इसके बाद हम इथेन 1,2 डाईएमीन की रिएक्शन कराते हैं। अब डाईएमीन में से ये जो अमीन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के अमोनिया जो है यहाँ से निकल जाएगा और ये कार्बन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद जो ये सेकेंड वाला नाइट्रोजन है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलता है जो कि इस OCH2H5 के साथ जुड़ करके इथेनॉल के रूप में बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर आपको एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी और इस साइक्लाइजेशन रिएक्शन की वजह से इमिडाजोलिन रिंग जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रही है और आपको टोलाजोलिन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये सिंपल 2 स्टेप की रिएक्शन है और सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाइलेफ्रिन। तो फिनाइलेफ्रिन जो है वो हमने उसकी सिंथेसिस देखी थी, तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको वहाँ पे हमने देख ही लिया था। तो फिनाइलेफ्रिन जो है वो एक डीकंसेंट्रेट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स में और नेसल पैसेज में जनरली जो ब्लड वेसल्स हैं नेजल पैसेज में उसको कंस्ट्रिक्ट करती है। जो स्वेलिंग है, जो कंजेंशन है, जो आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको रोकने का काम करती है, जैसे कि ये नेजल स्प्रेज में और ओरल कोल्ड मेडिकेशंस में लोग इसका प्रयोग करते हैं। वैसोप्रेशर के तरीके से भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है बाय द कंस्ट्रिक्टिंग द एरिएटोल, इसीलिए हाइपोटेंशन जो कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया या फिर शॉक। नेक्स्ट, इसके अलावा इसका मेडियाटिक एक्शन भी शो करती है, ये पीपल्स को डायलेट करती है, इसीलिए जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसमें आई एग्जामिनेशंस को करने के लिए भी इस ड्रग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही बताया था आपको कि ये एक फिनॉल का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे एक फिनॉल जो रिंग सिस्टम देखने को मिलता है और इसके 1 2 3 थर्ड पोजीशन से हमको 1-2 कार्बन की चेन, ये 1-2, तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, इट इज 1 2 और इस दूसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर आपको मिथाइल अमीनो ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है और ये जो पहला वाला कार्बन है और दूसरे कार्बन पर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, OH ग्रुप देखने को मिलेगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है। यहाँ पर कायरलिटी भी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो ये एक कार्बन जो है हमारा, ये एक कायरल कार्बन है, इसीलिए यहाँ पर देखने की जरूरत पड़ती है कि R कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ड्रग है वही हम फिनाइलेफ्रिन यूज करते हैं, S वाले को जनरली यूज नहीं करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, डिस्कस कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जहाँ एस्टाइल कोलिन जाकर के बाइंड होती है। 2 तरीके के होते हैं, मस्करैनिक और निकोटेनिक, ये हम सभी बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और सेल सरफेस पे जाकर के सेल सरफेस से पाए जाते हैं और जहां पर जाकर के न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइल कोलिन जो है वो आकर के बाइंड करता है। अब ये अपना इफेक्ट उसके बाद शो करता है। ये 2 तरीके का होता है। पहला हमारा मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर, जैसे कि हार्ट है, मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स हैं, ब्लैडर है, आपके ग्लैंड्स हैं, स्वीट ग्लैंड्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां पर पाया जाता है बेसिकली। इसके अलावा जो इसके इफेक्ट्स होते हैं वो हैं जैसे कि डिक्रीज हार्ट रेट है, इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रीशन जैसे सलाइवा, स्वेट या जो भी ग्लैंड से सिक्रीशंस उनको बढ़ाने का काम करती है। स्मूथ मसल्स के कंस्ट्रक्शन का काम करता है ब्लैडर और जीआई में, और साथ ही साथ जो है वो सीएनएस के फंक्शंस को भी, वेरियस सीएनएस फंक्शन भी हमें देखने को मिलता है। दूसरे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जो कि जनरली स्केलेटल मसल्स पे पाए जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे और सीएनएस में। इनका जो इफेक्ट होता है वो रैपिड डिपोलराइजेशन होता है आयन चैनल के ओपनिंग के द्वारा, और ये स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन, गैंग्लियाटिक ट्रांसमिशंस में जनरली यूज किए जाते हैं। और जो बेहवियरल इफेक्ट्स हैं आपके
CNS के, उनको भी कंट्रोल में करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट में है एकदम 2 नंबर के हिसाब से है, बट अगर आपको थोड़ा सा डिटेल इसको कर लीजिएगा तो ये आपका 7 नंबर में भी हो जाएगा, थोड़ा सा और डिटेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिन स्टेरेजेस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ड्रग्स हैं, सुनने में एक जैसे लग जाते हैं, कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसको एक दो बार ये और रिपीट भी हुआ है। तो इसको आप क्या करें, बढ़िया से इसका डिफ्रेंशिएशन देख लें। तो हम लोग डिफरेंट फीचर्स लेंगे बिल्कुल, और इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। तो पहला हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक्स जो ड्रग्स होती है, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट भी इनको बोलते हैं, ये एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करते हैं। नाम से पता रहा है एंटीकोलिनर्जिक, तो एसिटाइल कोलिन को ही ब्लॉक करना है। रिसेप्टर्स जो है मस्कुलिनिक रिसेप्टर, जो अभी हमने क्वेश्चंस में देखा था, उन पर जो एक्शन होने वाला है एसिटाइलकोलिन का, उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। जबकि एंटीकोलिन स्टेरेजेस जो होती हैं, ये कोलिन स्टेरेज का इनहिबिशन करते हैं। कोलिन स्टेरेज वो एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है। इस पर भी प्रश्न है, आगे आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो ब्रेक डाउन करता है, यानी कोलिन का जो इफेक्ट है उसको कम करने का काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा है, एंटीकोलिन स्टेरेज को, जिसकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन है उसका ब्रेकडाउन रुकता है और एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है साइनस पे वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इसके इफेक्ट को कम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके इफेक्ट को बढ़ाने का काम कर रहा है, एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को। तो एसिटाइलकोलिन के लेवल पे इफेक्ट क्या आ रहा है, ये डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन के लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं करता, बल्कि उसके एक्शन को ब्लॉक करता है, जबकि ये सीधे सीधे एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट शो करता है, यानी अगेंस्ट जैसा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है का इफेक्ट होता है, उसको उल्टा काम कर रहा है। यानी कि ये ड्राई माउथ आएंगे, डायलेटेड पिपल्स आपको देखने को मिलेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यूरिनरी रिटेंशन आपको देखने को मिलेगा, या यूरिन वगैरह थोड़ा लेट होगा। जबकि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट शो करता है एंटीकोलिनर्जिक स्ट्रेसेस, जैसा कि एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट्स को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए सलाइवा जो है वो बढ़ेगा, कंस्ट्रिक्ट होंगी प्यूपिल्स जो है, डिक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट, इंक्रीज हो जाएगा जीआई मोटिलिटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा। ये सारा काम जो है वो एंटीकोलिन स्टेरेजेस करते हैं। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ये जब भी आपको चाहते हैं कि एनेस्थीसिया दिया गया है तो सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए, जो ब्रेडिकार्डिया यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जो रिलीव है इस स्पैज्म वगैरह, दर्द वगैरह जो हो रहा है जीआई ट्रैक्ट में, ब्लैडर वगैरह में, वहां पे उसको स्पैज्म को कम करने के काम में आते हैं, डायलेट करने के काम में आते हैं प्यूपिल्स को, मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के काम में लाया जाता है इसको, और एंटीडोट के तरीके से यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। जबकि जो एंटीकोलिन स्टेरेजेस होते हैं, अल्जाइमर डिसीज में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ताकि एसीएस का जो मात्रा है वो ब्रेन में बढ़ा रहे। मास्टेनिया ग्रेविस के केस में यूज करते हैं ताकि मसल स्ट्रेंथ जो है वो पेशेंट की बढ़ जाए, और जो रिवर्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज है उसको करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स में ले लें अगर एंटीकोलिनर्जिक्स के, तो वो हैं एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, हम लोग इन्हें पहले भी क्वेश्चन के आंसर में इसको कर चुके हैं, एट्रोपिन ईटीसी। जबकि एंटीकोलिन स्टेरेजेस में डोंजाप्रिल है, नियोस्टिग्मिन है, पैराइडोस्टिग्मिन है, रिवेस्टास्टिग्मिन है, इसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इन दोनों के एग्जांपल्स भी हमने पहले ही देख सकते थे, वैसे रिपीटेड प्रश्न ही है, बट किस तरीके से आंसर करना है इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर आपको करके दे रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा, कंपेयर द बेसिक रिंग स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बार्बिटुरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन। तो बाकी सारे हम लोगों ने डिफरेंसेस वहां पे कर लिए थे, ये स्पेसिफिक प्रश्न था इसीलिए मैंने वहां पर स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों का जो काम करने का तरीका है थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि ये गाबा रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड कर रहे थे, बट स्ट्रक्चर में काफी अंतर है, तो उसको आपको देखना चाहिए। तो जो बार्बिटुरेट्स होते हैं उसमें बेसिक रिंग स्ट्रक्चर के रूप में हमें देखने को मिलता है बार्बिट्रिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि पैरामिडोनिट्राइड ट्राइओन रिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसा कि ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है वो एक पैरामिडीन रिंग सिस्टम है, जहाँ पे आप देखते हैं कि 6 मेंबर रिंग सिस्टम है जिसमें 2 हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन एटम्स लगे होते हैं, लेकिन इसके 3 पोजीशंस पर ट्राइओन रिंग यानी 3 पोजीशंस पर C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटो ग्रुप जो है वो आपको देखने को, या ऑक्सो ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। और ये बार्बिटुरिक एसिड है और इसी के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसी को हम लोग बार्बिटुरेट्स बोलते हैं। जबकि बेंजोडाइज़ेपिन में हमने काफी सारी ड्रग्स के स्ट्रक्चर देख लिए, यहाँ पर आपको एक डाइएज़ेपिन रिंग जो है वो देखने को मिलती है, जहां पर एक 7 मेंबर रिंग सिस्टम होता है और 2 नाइट्रोजन एटम्स वहां पर देखने को मिलते हैं। ये एक 7
मेंबर्ड रिंग सिस्टम है और इसमें बेंजीन जो है वो एड ऑन है। और इस तरीके का रिंग सिस्टम अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये बेंजोडाइजापीन ड्रग्स में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो आर लिख रखा है मैंने, इन्हीं जगहों पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशंस होते हैं और आपको डिफरेंट ड्रग्स जो है वो प्राप्त होती हैं। यूजेस की बात करें तो बार्बिटरेट्स को हम लोगों ने अभी पहले भी यूज देख रखा है। ये सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी कन्वल्सेंट के तरीके से यूज करते हैं और कई बार बेंजोडाइजापीन को सेफ्टी के लिए हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं और इसीलिए इसे एनेस्थीसिया में, एपिलेप्सी इत्यादि में हम लोग यूज करते हैं। जबकि ये पहले से एंटी एंजाइटी के रूप में यूज की जाती थी, हिप्नोटिक्स के तरीके से यूज की जाती हैं, एंटी कन्वल्सेंट, मसल रिलैक्सेंट और अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट इनका आदत लग सकता है बेंजोडाइजापीन का और ये थोड़ा सेफ्टी पर्पसेस में कम होती हैं, इसीलिए बार्बिटरेट्स का प्रयोग हम लोग थोड़ा सा ज्यादा करने लगे हैं। ये इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चर एंड यूजेस का डिफरेंस हो। गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन जो है वो फिनोथायाजीन का एक डेरिवेटिव होता है और एक ऐसी ड्रग जो कई सारे रिसेप्टर्स पर जाकर के बाइंड करती है, खास करके D2 जो डोपामीन रिसेप्टर्स हैं वहां पर। तो क्लोरप्रोमाजीन जो है वो टिपिकली एक फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है और फिनोथायाजीन क्लास की ड्रग है। और ये इसका जो एक पहला मैकेनिज्म, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, वो ये है कि पोस्ट साइनेप्टिक जो ब्लॉकेज है डोपामिन 2 रिसेप्टर्स का, उसको जाकर के करती है, जो कि मीजोलिम्बिक पाथवे ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। इस जो एंटागोनिज्म इफेक्ट ये शो कर रहा है डोपामिन D2 रिसेप्टर्स पे, उसकी वजह से डोपामिन के इफेक्ट्स में रिड्यूस होती है और जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं साइजोफ्रेनिया में, उसमें आसानी होती है। हेलुसिनेशन, डिसोल्यूशंस वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसके अलावा ये कुछ और रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करने का काम करती है। तो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट तो शो कर रहा है, उसमें आपको आराम मिलेगा हेलुसिनेशंस में, डिल्यूशंस वगैरह में, लेकिन ये कुछ और रिसेप्टर्स पे भी बाइंड कर सकती है, जैसे कि अल्फा-1 रिसेप्टर्स, एनर्जिक रिसेप्टर्स पर, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स पर, मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर और सीरोटिन 5 HT2A रिसेप्टर्स पर। बट बेसिकली जो मेन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है डोपामिन D2 रिसेप्टर्स का ब्लॉकेज करना। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बोला ये फिनोथायाजीन डेरिवेटिव है, यानी कि ये एंथ्रासीन जैसा रिंग सिस्टम होता है, बट कार्बन को रिप्लेस करके सल्फर और नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसी पर जो ये हमारा सल्फर है, नाइट्रोजन है, इसके यहाँ से हम लोग इस पे जब देख रहे हैं तो इस पे हमें एक 3 कार्बन की चेन जो है वो देखने को मिलती है और ये 3 कार्बन की चेन पर आपको NN डाई मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है और इसके साथ ही साथ जो है ये एक नाइट्रोजन जो हमारा फिनोथायाजीन का है उस पर आकर के ये ऐड ऑन होता है। तो ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्लोरो ग्रुप भी आपको देखने को मिलता है। नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, इट इज 1 2 3 4। 5th नंबर पे यहाँ पे कार्बन की जगह पे सल्फर है, 6 7 8 9 10 और 10 नंबर पे आपको ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो डाईमिथाइल प्रोपेन का वो आपको देखने को मिल रहा है, प्रोपेनामाइन का, डाईमिथाइल प्रोपेनामाइन का। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ ड्रग दैट कॉजेज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अब ये प्रश्न जो है थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ लिया कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया जो कॉज करती है वो ड्रग का सिंथेसिस लिखिए, नाम नहीं दिया आपको। देखिए इस तरीके से याद रखिएगा, यूजेज ऑफ क्लास दे करके भी क्वेश्चन पूछा सकता है, तो काफी अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करती है, इसीलिए यहाँ पर जिस ड्रग की आपको सिंथेसिस लिखनी है वो क्या है, कीटामाइन। कीटामाइन की सिंथेसिस बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हो, अल्फा क्लोरोबेंजोइक एसिड। इसकी सिंथेसिस का वीडियो हम लोगों ने बहुत पहले बनाया था, 4-5 साल पहले, ये पुराना वीडियो ही है, तो अब इसको अपडेट तो करने का समय नहीं मिला, बट नेक्स्ट आगे आने वाले समय हम लोग अपडेट करेंगे। तो ये ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके साथ करते हैं, तो ये यहाँ पर जाकर एड ऑन होता है, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा, MgBr के साथ चला जाएगा और ये साइक्लोपेंटिल ग्रुप जो है वो इस कार्बन पे, C डबल बॉन्ड O कार्बन पे जाकर के जुड़ जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करते हैं। ब्रोमिनेशन करने के बाद जो है यहाँ पर हमें ब्रोमीन जो है ग्रुप प्राप्त होता है। इस ग्रुप को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ब्रोमीन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे 2 स्टेप्स में हम लोग मिथाइल अमीनो ग्रुप ले लेंगे, ठीक है, और मिथाइल अमीन, और इसके साथ ही साथ जो है वो NaOH के साथ इसकी दोबारा से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है सॉरी, ये रिप्लेस होगा क्या नाम है, अमीनो ग्रुप के साथ, मिथाइल अमीनो ग्रुप के साथ, और इसके बाद फिर HCl के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर सिंपल एक जो है साइक्लाइजेशन बदलेगा, यानी कि ये जो कार्बन है वो इस साइकिल रिंग के सिस्टम में जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर जो ये प्लस चार्ज था ये क्या होगा, यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन ने क्या किया था, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया था, और इसकी वजह से 1-2 शिफ्ट होगा
एंड क्लोराइड जो है वो बाहर निकलेगा यहाँ से, और आपको क्या प्राप्त होगा, एक 6 मेंबर रिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कीटामीन। और फिर इसके बाद फिर हम लोग HCl डाल देते हैं इसमें, तो ये फिर हमें कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये इस ड्रग की सिंथेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए और बाकी चीजों के लिए आप वो वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें सारे सिंथेसिस वगैरह स्टार वगैरह हमने बना रखे हैं, उनको आप जरूर डिटेल में देखिए ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा आसानी हो आंसर करने में, खास करके 7 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि बाकी तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही ले रहे हैं। नेक्स्ट इज नेम एंड गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। नार्कोटिक जो इफेक्ट्स आते हैं उनको एंटागोनाइज करने के लिए, यानी ओपियम रिसेप्टर्स के को पे जो ड्रग बाइंड हो रही है उनके क्या नाम है अपोजिट इफेक्ट देने के लिए ड्रग्स जो होते हैं उन्हें हम लोग नार्कोटिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और इसमें 2 काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं। पहला हमारा नैलेक्सोन, जिसको हम लोग ओपियाइड ओवरडोज के रिवर्सल में यूज करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आपको आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव ये है, सेम मॉर्फिन जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। आइसोक्विनोलिन का जो रिंग सिस्टम है, इस पे जो नाइट्रोजन है इस पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 3 कार्बन की चेन देखने को मिलती है, जिसे हम लोग प्रोप-टू-ईन जो है बोल रहे हैं। ये रिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। और सेम जो दूसरी ड्रग है हमारा, उसके स्ट्रक्चर में इसके इंस्ट्रक्चर में थोड़ा सा ही अंतर है, जो कि है नाल्ट्रेक्सोन। और ये जो ड्रग है ये ऑपियाइड एनाल्जेसिक और जो हमारे अल्कोहल डिपेंडेंसी है उसकी मेंटेनेंस थेरेपी में हम लोग यूज करते हैं। और इसके स्ट्रक्चर में इस जगह पे बाकी सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है आपको, सेम है भी, लेकिन यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर ये जो हमारा पहले जो है एक प्रोपेन-टू-ईन जो ग्रुप था, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और हमें एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है। और ये जो ड्रग का स्ट्रक्चर है यही इस दोनों में अंतर है, और इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे रिपीट भी हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम चलते हैं अब अगले पेपर की तरफ, जो है 2022-23 का पेपर। अब आ गया डिफाइन बायो आइसोस्टेरिज्म। हमने इसको थोड़ा देर पहले भी आपको डिफाइन किया था, जहां पर हम एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग किसी एक एटम या ग्रुप को उससे मिलते जुलते जो सिमिलर और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले ग्रुप्स हैं उसके साथ रिप्लेस करते हैं अपने ड्रग के मॉलिक्यूल में, ताकि जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो, या तो इंप्रूव हो या तो बिल्कुल बराबर ही है, लेकिन जो उसका क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो बाइंडिंग है, उसका जो साइड इफेक्ट है, उसके जो क्या नाम है मेटाबॉलिज्म है, उस पर कुछ इफेक्ट आए जो हमको हमारे लिए काम का हो। ठीक है, और इससे जो ये रिप्लेसमेंट करते हैं, इससे जो हमारी ड्रग का ओवरऑल शेप है वो नहीं बदलता, लेकिन बाकी चीजें जो है वो बदल जाती हैं। बायोलॉजिकल टारगेट पे अटैच करने की चीजें जो है वो बदल जाती हैं, तो इसीलिए इसको करते हैं। एग्जांपल्स में आप 2 तरीके से ले सकते हो क्लासिफिकेशन लेकर के, एक होता है क्लासिकल बायोआइसोएस्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन क्लासिकल बायोआइसोएस्टर्स। क्लासिकल में इंपॉर्टेंट आप ले सकते हो, जैसे CH3 को हम NH2 या OH ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं, और जो ईथर ग्रुप है उसको हम लोग थायोईथर या एमीन के साथ रिप्लेस करके एक्टिविटी प्राप्त करते हैं। नॉन क्लासिकल के एग्जांपल्स में हम लोग बेंजीन रिंग को थायोफीन रिंग के साथ या पैरिडीन रिंग के साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम लोग टेट्राजोल रिंग सिस्टम के साथ भी रिप्लेस करके एक्टिविटीज को चेक करते हैं, और सिमिलर एक्टिविटीज जनरली प्राप्त होती हैं। बट बहुत सारी काम की बातें जो है, जो कि बायोलॉजिकल टारगेट पे ऐड ऑन करने के लिए यूज होता है, वहां पर चेंजेस आते हैं, और ये जो है बायोआइसोस्टेरिज्म के अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। देखिए अभी ये प्रश्न 10वां प्रश्न था पिछले पेपर में, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, सेम प्रश्न है तो सेम आंसर हो जाएगा, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका। अगला प्रश्न है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मीथोहेक्सिटल सोडियम। हम सभी जानते हैं मीथोहेक्सिटल सोडियम क्या है। मीथोहेक्सिटल सोडियम जो है वो बार्बिचुरेट्स है। तो बार्बिचुरेट्स के ये एक तरीके का हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि ये क्या है, रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि बार्बिचुरेट का जो अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया वही सेम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो हमारे मीथोहेक्सिटल सोडियम को होगा। या गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, हम लोगों ने कई बार बात कर लिया, स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करेगा, जिसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल है उसकी ओपनिंग को बढ़ाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएगा, और इसके साथ ही साथ जो है जो आपका नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयंस हैं वो आएंगे, हाइपरपोलराइजेशन करेंगे न्यूरल मेम्ब्रेन का, और फिर जो एक्शन पोटेंशियल है न्यूरॉन्स का वो उसकी वजह से आपको जनरलाइज जो CNS डिप्रेशन है, जो सिडेशन है, हिप्नोसिस है, एनेस्थीसिया, ये सभी चीजें आपको प्राप्त होती है। तो ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि मीथोहेक्सिटल सोडियम का प्राप्त हो रहा है। तो एक किसी क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास का अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है तो उस क्लास की जितनी ड्रग्स हैं, अच्छा एक चीज छूट रही है, इसको ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें हर क्लास के आगे कौन कौन सी ड्रग्स आपको पढ़नी है वो आपको देखना है। तो स्ट्रक्चर कैसे याद करना है वो तो मैंने बोला, एक जनरल स्ट्रक्चर देख करके उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो एक आप चार्ट के रूप में बनाकर तो याद कर सकते हैं।
सार पढ़ने में भी आपको इस तरीके से मदद मिलती है। लेकिन जो यूजेस है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो आप एक क्लास का पढ़ करके सब में लिख सकते हैं, क्योंकि वो सभी लगभग सेम होता है। अगर कोई चीज बदल रही है तो उसी को बस खाली क्या करिए, पॉइंट आउट करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर, राइट इट्स एग्जांपल एंड यूज। तो कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करने वाले को ही कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स बोलते हैं। ये रीजनरेट करते हैं जो एंजाइम है एस्टाइल कोलिन एस्टरेज की, उसकी एक्टिविटी को, खास करके जब भी कभी कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जैसे कि पैराक्सोडियम क्लोराइड जो है वो ड्रग के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स क्या कर रहे थे, एस्टाइल कोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी को डीरीएक्टिवेट कर रहे थे। तो उसको वापस से जो रीएक्टिवेट करने की आवश्यकता है, उसके लिए जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं उसे कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर बोलते हैं। एग्जांपल में आप पैराक्सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो वो ड्रग है वो जो कि एंटीडोट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, और ये रिप्लेस करती है ऑर्गेनोफॉस्फेट को फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ द एस्टाइल कोलिन एस्टरेज, जिसकी वजह से रीएक्टिवेट होता है एंजाइम और रीस्टोर होता है जो ब्रेकडाउन है एस्टाइल कोलिन का वो, और इसकी वजह से जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट को उसको रिवर्स किया जा सकता है। ये इसका यूज हो जाएगा, जैसे कि मसल पैरालिसिस कॉज करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, हमारा रिस्पिरेटरी डिप्रेशन या एक्सेसिव सिक्रीशंस है, इन सभी चीजों को हम लोग जनरेट कर सकते हैं, मतलब इसको रिवर्स कर सकते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स के ये सभी यूजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिंथेसिस ऑफ फिनेटोइन। फिनेटोइन के सिंथेसिस कई बार पूछी गई है, मतलब 5 नंबर में भी पूछी जाती है, 7 नंबर में पूछी गई है, और यहाँ पे भी 2 नंबर में भी कई बार पूछी गई है। तो फिनेटोइन जो है वो हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा था, ये हाइडेंटोइन एक ड्रग है और एंटी कन्वेंशनल तरीके से यूज करते हैं, और इसकी सिंथेसिस बड़ी सिंपल सी है। बेंजल्डिहाइड को लेना है 2 मोल, और उसमें जो है फिर थायमिन को लेना है, NaOH और इथेनॉल लेकर के रिएक्शन करानी है, जहाँ से HCl जो है वो बाहर निकलता है और ये रिंग्स आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इनके जुड़ने की वजह से आपको बेंजोइन जब प्राप्त होता है, और इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन के रूप में जानते हैं, जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी होगी। इसके बाद फिर नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, एंड दैट बेंजोइन विल कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजिल में कन्वर्ट हो जाएगी। किताबों में ये एक सिंपल शब्दों में हम लोगों ने भी जब वीडियो बनाया था तो एक बार में बहुत पहले 4-5 साल पहले बनाया था, तो बेंजिल से सीधे आप फिनोटोइन कन्वर्ट कर सकते हैं यूरिया की प्रेजेंस में, NaOH डाल करके या इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट लेकर के। तो ये तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, बट ये कहाँ से आया बेंजिल वो भी आप यहाँ पर एड ऑन कर लीजिएगा, और आपको क्या मिल जाएगी, फिनोटोइन की सिंथेसिस प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव यूजेस ऑफ टोलाजोलिन एंड डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये दोनों ड्रग्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने थोड़ा सा पहले टोलाजोलिन वगैरह का तो हम लोगों ने सिंथेसिस देखी थी, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर आपने देखा था। और यूजेस की अगर बात करें तो ये टोलाजोलिन जो होती है वो अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर के तरीके से यूज करते हैं। ये एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 और अल्फा 2 एडर्जिक एंटागोनिस्ट होता है। इसका जो यूज किया जाता है वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, और पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेज हैं उसमें भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जो डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है वो एक काफ़ी अच्छी एंटी कोलिनर्जिक एंटी मस्करेनिक एजेंट है, और इसका प्रयोग जो है IBS में हम लोग करते हैं। इरिटेबल जो बाउल सिंड्रोम है, जिसमें अगर आप कोई चीज़ खा या पी रहे हैं तो तुरंत आपको वॉमिटिंग हो जा रही है, उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स में, उस एब्डोमिनल पेन में, या एंटी स्पाज्मोटिक जो इफेक्ट्स हैं स्मूथ मसल सेल्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, उसकी वजह से इसका प्रयोग हम लोग IBS में करते हैं, और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी और सिक्रीशंस को रिड्यूस करने के काम में आती है। अगला है हमारा मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ आयनाइजेशन एंड सॉल्युबिलिटी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो 2018 के पेपर में आपको आयनाइजेशन मिला था और 2019 के पेपर में सॉल्युबिलिटी मिला था, और दोनों का हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, तो ये एक रिपीटेड प्रश्न है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा इल्यूमिनेट जो एडर्जिक रिसेप्टर्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स देखा था, वैसे एडर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एफ्रिडीन, जो हमारा नॉरएफ्रिडिन जो ड्रग्स होती हैं, एडेनिलिन और नॉरएडेनिलिन जिसको आप बोल रहे हैं, उन पे जाकर के वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होते हैं। तो एडर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो जिसको एडेनो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, और ये G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, और ये कैटिकोलामीन्स खास करके एडेनिलिन नॉरएडेनिलिन पर बाइंड करती है। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला हमारा अल्फा रिसेप्टर्स जो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 के तरीके से होता है। इसमें पहला अल्फा 1 जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, आई, ब्लैडर, स्पिंचर वगैरह पे हमें देखने को मिलता है। अल्फा 2 जो है वो प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स पे
प्लेटलेट्स पे और आपके CNS वगैरह पे हमें देखने को मिलती हैं। दूसरे होते हैं बीटा रिसेप्टर्स, जो कि बीटा 1 होते हैं, वो हार्ट में, जो कि हार्ट रेट और फोर्स को बढ़ाने का काम करते हैं। किडनी में पाए जाते हैं, जो कि रेनिन का रिलीज करने के काम में आते हैं। दूसरा हमारा बीटा 2 रिसेप्टर्स, जो कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे पाए जाते हैं, ब्रोंकोडायलेशन का काज करते हैं। यूनिटीन जो स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है। बीटा 3 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज, लाइपोलिसिस वगैरह कॉज करते हैं और एडिपोज टिश्यूज पे पाए जाते हैं। तो ये सब इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इनके टाइप्स आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही बार पूछा गया, बट 7 नंबर में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म में फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस आपको बताई जाती हैं, और ये दोनों जो है जनरली जो है लीवर में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। और ये दोनों ही जो होती हैं वो एक के बाद एक होती हैं, ताकि जो ड्रग्स होती हैं उनका बेहतर तरीके से एक्सक्रीशन वगैरह किया जा सके। तो ये जो दो तरीके के आपको फेजेस मिलते हैं, तो डेफिनेशन में शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो ये फंक्शनलाइजर रिएक्शंस होती हैं, और ये दूसरी वाली जो होती है हमारी फेज 2 रिएक्शंस, ये कंजुगेशन रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। रिएक्शंस के एग्जांपल अगर ले लें फेज 1 में, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस देखने को मिलती है, जबकि फेज 2 रिएक्शन में हमको ग्लूकोडोनेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, मिथाइलेशन जैसी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। पर्पस की बात करें तो ये इंड्यूस करती है, अनमास्क करती है जो पोलर ग्रुप्स हैं, वो इनको पोलैरिटी को जो है कम करने के लिए यूज करते हैं, और ये वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है फेज 2 रिएक्शन, ताकि उसका एक्सक्रीशन आसानी से हो सके। एंजाइम्स की बात करें तो फेज 1 रिएक्शंस में हम CYP 450 हिस्टोरेजेस जैसे एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं, जबकि ट्रांसफेरेजेस एंजाइम का प्रयोग हम लोग फेज 2 रिएक्शंस में करते हैं। और इसके बाद क्या नाम है, पोलैरिटी की बात करें तो ये स्लाइटली इंक्रीज होता है पोलैरिटी फेज 1 में, जबकि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है फेज 2 रिएक्शंस में, ताकि वो आसानी से क्या हो सके, एक्सक्रीशन उसका हो सके। एग्जांपल्स की बात करें तो फेज 1 रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनोबार्बिटल जो है वो फेज 1 का रिएक्शन है, जबकि ग्लूटाराइडोनेशन ऑफ द मॉर्फिन जो है वो फेज 2 रिएक्शंस का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ, जो है कि कैटेगरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोपामाजीन। ये हम लोगों ने इस पे पहले डिस्कस कर लिया है, तो ये इसको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये एक रिपीटेड प्रश्न है, 19-20 में या 20-21 में भी पूछा गया प्रश्न है, जिसका स्ट्रक्चर और यूजेज हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये 20-21 में पूछा गया, सॉरी 19-20 में नहीं, 21-20 में, 21-22 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा आखिरी पेपर है आज का, यह है 23-24 का पेपर। इस पे जो पहला प्रश्न था वह था डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वन फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग दैट अफेक्ट इट्स प्रोटीन बाइंडिंग इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्शन। तो ये एक घुमाया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। हमने आपसे कहा था हाइड्रोफिलिसिटी या लेपोफिलिसिटी जो है वो किसी भी ड्रग की जो प्रॉपर्टी है प्रोटीन बाइंडिंग को, उसको इफेक्ट करने का काम करती है। तो ये है तो घुमाया हुआ प्रश्न, थोड़ा सा घुमा दिया, बट ये रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में ही आता है। बट फिर भी आप ध्यान रखिए, जो ये प्रॉपर्टी वो लाइपोफिलिसिटी या हाइड्रोफोबिसिटी के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। यानी कोई ड्रग जो होता है वो लाइपोफिलिक जितना ज्यादा होगा उतने आसानी से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, जैसे कि एल्बुमिन वगैरह पे, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन जो है वो होती है यहाँ पे इसकी वजह से। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हाई प्रोटीन बाइंडिंग रिड्यूस करती है कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री अनबाउंड ड्रग की, जिसकी वजह से वो अक्रॉस मेम्ब्रेन डिफ्यूज हो सकता है और अपने टारगेट रिसेप्टर्स पे जाकर के इंटरेक्ट करके बाइंड भी कर सकता है और अपने जो इफेक्ट्स हैं उसको दिखाता है। और इसकी वजह से जो इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उनको हमें देखने में थोड़ा सा डिक्रीज में देखने को मिलती है। ये प्रोलॉन्ग करते हैं जो ड्रग की हाफ लाइफ है, और उसकी जो क्या नाम है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की जो अवेलेबिलिटी है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, ताकि एक्शन जो है वो बढ़े। तो ये जो लाइपोफिलिसिटी है वो एक फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी है जो कि जो ड्रग्स हैं उसकी प्रोटीन बॉन्डिंग को इफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन जो ड्रग होती है वो एक मास्थेनिया ग्रेविस जो ट्रीटमेंट का काम करने आती है, जिसमें आपकी मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उनको स्ट्रेंथ देने के काम में करते हैं, इनका यूज हो गया। ये नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के तरीके से यूज करता है आफ्टर द सर्जरी, और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी डिटेंशन और पैरालाइटिक इलनेस को आईलिस के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऊपर लिख दिया है, बट अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एक एन ट्राईमिथाइल बेंजीन एल्यूमिनियम आयन के तरीके से यूज किया जाता है। तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये अमोनियम आयन के रूप में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इसी पर एक जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, और इसी के साथ ऑक्सी ग्रुप भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, और इस पर एक डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये एक
स्ट्रक्चर है हमारे नियोस्टेगमिन ड्रग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सिंथेसिस ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल। सॉल्ब्यूटामॉल की जो सिंथेसिस है बड़ी सिंपल सी सिंथेसिस है, जहां पर हम 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का प्रयोग करते हैं और इसकी रिएक्शन जो है वो हम क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, जैसा हम लोग एक बार और कर चुके हैं आज ही के पेपर में। अब इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोराइड जो है वो निकलेगा, HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। AlCl3 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हम लोग कर रहे हैं। तो और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसके बाद आपको 4-क्लोरोएसिटाइल 4-हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसकी रिएक्शन हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल अमीन के साथ करते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन, अमीन ग्रुप से नाइट्रोजन का जो ये हाइड्रोजन है वो, और जो Cl है ये, फिर से एक बार यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और HCl जो है यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। नाइट्रोजन जो है वो आपको इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए तो एक कीटोन ग्रुप हमें प्राप्त हो जाता है। अब इस कीटोन ग्रुप के ऊपर फिर से मर्वी पॉन्ड्रॉफ-वर्ली रिडक्शन करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले भी एक बार किया। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पर क्या है, कीटोन ग्रुप जो है वो आपका खत्म हो जाएगा और वो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। जिसकी जैसे ही आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम क्या नाम है, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं, याद रखिएगा एमपीवी रिडक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हमको दोनों जगह मिल जाएंगे और आपको स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग प्राप्त हो जाएगा, जो कि है आपका सॉल्ब्यूटामॉल। तो सिंपल सी सिंथेसिस के डिटेल सिंथेसिस के लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा, इसका भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। अगला प्रश्न हमारा, गिव द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट में हम लोग क्लोनाजिपिन पहले पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म, यूजेस सब हमने देख रखा था। आप वो भी यहाँ ले सकते थे, बट हमने एक चेंज कर दिया, हमने ओलेंजापिन ले लिया उसी क्लास की दूसरी ड्रग, ताकि अब हो सकता है इस बार ओलेंजापिन अगर पूछ ले तो आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो मैकेनिज्म है बिल्कुल वैसे ही, वो ये भी काम करती है। 5-2A जो रिसेप्टर से सेरोटिन उनको ब्लॉक करती है, या D2 रिसेप्टर बिल्कुल क्लोनाजिपिन जैसा ही, और इसकी जो एफिनिटी है वो सेरोटिन रिसेप्टर्स के लिए ज़्यादा होती है, जैसे कि क्लोनाजिपिन की भी होती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स जो है साइजोफ्रेनिया के, उसको रिड्यूस करने के काम में आती है, और जो साइड इफेक्ट्स हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के, उसको भी कम करने के काम में आती है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बिल्कुल हमने पहले कहा, ये बेंजोडाइजापीन के ही डेरिवेटिव्स हैं, तो बेंजोडाइजापीन रिंग सिस्टम फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी आपको क्लोनाजिपिन जैसा ही एक पिप्राजीन रिंग सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एक जो है थायोफीन रिंग भी यहाँ पर अटैच देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा ओलेंजापिन और क्लोनाजिपिन में, इन दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता ही आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्यूमिनेट एनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए एक रिपीटेड प्रश्न हो गया, ये 2022-23 में भी आया था और इस बार भी पूछा गया, तो दोबारा से इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आ चुका है तो फिर से आ सकता है इस वर्ष। अगला प्रश्न मेरा, आउटलाइन द कैटाबॉलिज्म ऑफ एस्टाइलकोलिन। मैंने आपसे कहा था एस्टाइलकोलिन जो है वो एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस के प्रेजेंस में कैटाबोलाइज होती है, टूटता है वो, तो बिल्कुल वही है, फिर से पूछ लिया तो आज हम लोग अभी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। एस्टाइलकोलिन जो है वो रैपिडली कैटाबोलाइज होती है, ब्रेकिंग डाउन होता है उसका बाय द एंजाइम एस्टाइलकोलिन एस्टरेज, और ये कोलिन एस्टरेज साइनेप्स में पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में भी ये आपका जो एंजाइम है वो पाया जाता है। रिएक्शन की अगर बात करें तो एस्टाइलकोलिन में पानी की प्रेजेंस में एस्टाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो इसको ब्रेक डाउन करता है, कोलिन और एसिटिक एसिड जो है वो टूट जाता है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब बन रहा था तो इन दोनों के मिलने से बन रहा था, अब क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। ये जो एस्टाइलकोलिन है एस्टरेज है, ये हाइड्रोलाइज करता है एस्टाइलकोलिन को कोलिन और एसिटिक एसिड में। इस ब्रेकडाउन की वजह से जो एक्शन है एस्टाइलकोलिन का, वो मतलब जितना चाहिए उतना ही होता है रिसेप्टर्स पर, उसको प्रिसाइज करने का काम करती है, और जो कोलिन होती है वो वापस से रीअपटेक हो जाती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, और फिर से नया एस्टाइलकोलिन बनाने के काम में ये कोलिन जो है वो यूज्ड अप हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये आपके फिनिश से बाहर हो जाएगी, ये दोबारा से नया एस्टाइलकोलिन का मॉलिक्यूल बनाने के काम में आ जाती है। अगला प्रश्न हमारा, डिफाइन बायोइसोस्टेरोन एंड सिग्निफिकेंस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, रिपीटेड प्रश्न हो गया। 22-23 में पहला प्रश्न यही था कि, और इसके एग्जाम्पल हमने काफी सारे वहां दिए थे, तो उसमें से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनेस्ट्रेज एजेंट। तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, 2021-22 में पूछा गया प्रश्न था, वहां हमने इसका पूरा आपको दोनों को अलग किया था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन शो करते हैं, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स के साथ दिया था, तो वो यहाँ पर फिर से रिपीटेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेम एनी 2 अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स विद एग्जाम यूजेस। तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न ही है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये हम लोगों ने ये सब पहले डिस्कस किया हुआ है। थियोपेंटल सोडियम और मिथोएक्सिडिल सोडियम, ये दोनों ही अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एक्शन है, ड्रग्स हैं, बार्बिटूरेट्स हैं,
और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, गाबा ए रिसेप्टर पर जाकर के ये काम करते हैं। क्लोरीन जो क्या नाम है आयंस है उनकी इंक्रीज को, उनकी जो रिलीज है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। थियोपेंटल सोडियम जो है वो जनरल एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं और स्टेटस एपिक्लेटस को मैनेजमेंट करने के काम में आती है, जबकि मिथोएक्सल्टोजियम जो है वो भी जनरल एनेस्थीसिया शो करती है और इलेक्ट्रो कंसल्टिव थेरेपी में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है हमारा, इलस्ट्रेट द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ फेनोटोनिन। तो फेनोटोनिन की सिंथेसिस तो हमने पहले ही बता दी, यूजेस भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया था कि ये एक एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। जनरली जो है वेरियस टाइप के जो सीजर्स होते हैं, जैसे कि टोनिक, क्रोनिक, कोलिन जो सीजर्स हैं, ग्रैंड माल सीजर्स जिसको बोलते हैं, पार्सल सीजर्स जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स सीजर्स होते हैं, उन सभी जगहों पर फेनोटिन यूज की जाती है। और ये सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए न्यूरो सर्जरी या हेड ट्रॉमा के बाद भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि कोई जो सीजर्स का पेशेंट है उसी में हम लोग एपिलेप्सी के पेशेंट को यूज करेंगे, बट कई बार न्यूरो सर्जरी के बाद भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, या किसी को न्यूरो शॉक वगैरह की कंडीशन हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जो कार्डियक एंटी एरिथमिक के तरीके से भी इसको हम लोग यूज करते हैं, और ये वेंटिकुलर एरिथमिया के रूप को भी ठीक करने के काम में आता है। बट आजकल क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स आ गई हैं तो इसको अब जनरली हम लोग इसका प्रयोग अब उस काम के लिए नहीं करते। इसकी सिंथेसिस हमने पहले डिस्कस कर ली थी, दोबारा से इसको बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इसी के साथ हमारे पिछले 5 सालों के सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आपने देखा किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से उनका आंसर करना है, कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, किन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इसमें से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे और इन पर बेस्ड भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए तो उस पर बेस्ड हम दूसरे प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो। आप हमें YouTube पे देख रहे हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उस पे सभी जो भी सार हैं, आपके जो क्लासिफिकेशन हैं ड्रग्स की, जो आपका क्या नाम है सिंथेसिस है, वो सब हम लोगों ने पहले बना रखी हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप डिटेल में जरूर वहाँ पे जाकर देखिएगा। उनके PDF नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आप हमें फेसबुक पे पेज पे और फेसबुक जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे भी आपको नोट्स और वीडियोस के लिंक्स वगैरह वहाँ मिल जाते हैं, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारा एक ऐप है जहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह एक साथ मिल जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अभी हम वो डेवलपिंग फेज में हम उसके डेवलप भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी और सब्जेक्ट्स के वीडियो हम लोग इस तरीके के पहले बना चुके हैं, उनके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और जो सब्जेक्ट आगे आने वाले हैं उनके भी हम जल्द से ही आपको बना करके देंगे। इसीलिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।